हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको रोल थ्योरम का प्रूवमेंट बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने थे रोल थ्योरम का स्टेटमेंट और उस पर न्यूमेरिकल आपको समझाए थे और बताए थे। तो ये रोल थ्योरम का प्रूवमेंट कैसे होता है, ठीक। इसका स्टेटमेंट तो कोई पुराना रहेगा, ठीक, और प्रूवमेंट थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए कुछ पार्ट हमने यहाँ पर इसका लिख रखा है और कुछ पार्ट इसके बाद आपको बता दिया जाए लिख कर भी, ठीक। तो थोड़ा समझना इसको ज़्यादा पड़ेगा, ठीक। लॉन्ग है ये काफ़ी। तो स्टेटमेंट आप देखेंगे रोल थ्योरम में क्या कहता है। स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा है, ठीक। इफ़ एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट, इस नंबर 1, ठीक। ये 3 कंडीशन इसकी होती है, ठीक। पहला क्या बोलो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब दिया गया फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज के साथ, ठीक। इसको पढ़ते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद एफ डैश एक्स डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, ठीक, एग्जिस्ट होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ब्रैकेट क्या लगेगी बोलो ए कॉमा बी। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर, मतलब ए बी पॉइंट नहीं लिया जाए, उसके बाद जितने पॉइंट होंगे सब पर कैसा होगा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए बराबर एफ बी। तो इस तरीके से आप देखोगे, ठीक। पहला नियम क्या कहता है बोलिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ठीक। ये चीज़ें फिक्स हैं, मतलब फंक्शन क्या है बताइए, कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल में। दूसरा नंबर क्या, ठीक, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक। किस में करेगा बताइए, ओपन इंटरवल में। एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी, एवरी पॉइंट मतलब होता है कि ए बी पॉइंट नहीं लिया जाएगा, इसके अलावा जितने पॉइंट हो हर पॉइंट पर डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट होगा, ठीक। थर्ड कंडीशन क्या है बताइए रोल थ्योरम की, कि एफ ए बराबर एफ बी, ये थर्ड कंडीशन है, ये सेट पे होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद एक और इसी में जोड़ा गया स्टेप, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट, अगर ये बराबर हो जाए तो यहाँ लिखते हैं, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए पॉइंट सी जो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में, एक ऐसा पॉइंट होगा सी जो ए कॉमा बी के अंदर बिलोंग करेगा फार में, जिसके लिए फार्मूला क्या दे रखा बोलो एफ डैश सी बराबर 0। देखो हमने न्यूमेरिकल जब कराए थे, ठीक, तो उसमें बताया होगा, ठीक। इस फार्मूले से हम लोगों ने सी का मान निकाला होगा, वो सी का मान इस वाले ए और बी के बीच बिलोंग करा दिया होगा, मतलब ओपन इंटरवल के अंदर। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती, कैसी, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, और एफ डैश सी का आंसर 0 किस आता से जो सी का मान निकलेगा वो बिलोंग करना चाहिए इसके बीच। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो दिया गया फंक्शन एप्लीकेबल होता है फॉर द रोल थ्योरम। फिलहाल वो तो न्यूमेरिकल होगा, ठीक। अब इसी का प्रूवमेंट करना, ठीक। तो प्रूवमेंट के लिए आप थोड़ा यहाँ प्रूवमेंट हम लिख रखा है, ठीक, आप देखेंगे, ठीक, बहुत ध्यान से। तो ये प्रूवमेंट आपको थोड़ा लॉन्ग प्रूवमेंट है, ठीक, अच्छा खासा, आप देखेंगे इसका प्रूवमेंट कैसे किया जाता है। तो फिलहाल ये 3 चीज़ें आपके पास गिवन में चल रही, ठीक है। ये 3 चीज़ें गिवन है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्रूवमेंट बताया जाएगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या बता रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस। अब ध्यान, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो बाउंडेड जरूर होगा, तो वो यहाँ पर लिखा गया, ठीक। सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, देखिए सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा, मतलब ये ब्रैकेट कौन बनी है क्लोज, मतलब कुल मिला के अभी यही लाइन लिखी गई है, ठीक है। यहाँ लिखा जाए सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सो इट इज बाउंडेड ऑन ए कॉमा बी। तो बाउंडेड आपने पढ़ा होगा सिक्वेंस चैप्टर में, ठीक है। बाउंडेड मतलब होता है कि कोई भी अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसकी एक छोटी वैल्यू होगी और एक बड़ी वैल्यू होगी, मतलब कोई भी फंक्शन अगर बाउंडेड दिया जाएगा तो उसकी एक छोटी वैल्यू होगी और एक बड़ी वैल्यू होगी, तब हम कहते थे दिया गया फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड। तो बाउंडेड होगा किस इंटरवल बताइए, ए कॉमा बी पर कोई अगर फंक्शन अगर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बात आती बाउंडेड की, तो बाउंडेड अगर हमने बताया है तो छोटी और बड़ी वैल्यू मानी जाएंगी इसकी फंक्शन की, ठीक। तो फंक्शन की छोटी बड़ी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होंगी, तो यहाँ पर जो मानी जाए वो लिखी गई, ठीक। देखिए लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ध्यान समझना, ठीक। अगर हमने बाउंडेड कह रखा है तो इसका मतलब है कि इसके 2 मान होंगे, तो एक सबसे बड़ा मान माना जाएगा और एक सबसे छोटा मान माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बड़ा और छोटा मान जो माना जा रहा है उसको लिखा जा रहा है, ठीक। लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ध्यान समझना मेन चीज, ठीक है। लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द लीस्ट अपर बाउंड, इसको पढ़ते हैं LUB शॉर्ट फॉर्म इसकी, ठीक। इसको पढ़ते हैं लीस्ट अपर, अभी बाद में हम लिख देंगे इसका, ठीक, फुल फॉर्म। लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द लीस्ट अपर बाउंड, इसका दूसरा नाम भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, सुप्रीमम, मतलब बड़ी वैल्यू, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या करते हैं बोलो, सुप्रीमम, और कहते हैं किसको, लीस्ट अपर बाउंड से, ठीक। एंड दूसरी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये GLB पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं, GLB। इसका दूसरा नाम है इन्फिमम, मतलब छोटी वैल्यू। तो आप कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द लीस्ट अपर बाउंड या और एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी लिख सकते हैं, या सुप्रीमम या इन्फिमम, ने दोनों चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द लीस्ट अपर बाउंड मतलब ये सुप्रीमम हो गया, एंड GLB मतलब इन्फिमम, सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इन ए कॉमा बी। तो आप कैसे लिखोगे, किसी भी फंक्शन को बाउंड होता तो उसका फार्मूला ये होता है, देखिए अगर कोई फंक्शन बाउंड है तो उसका, तो हमने खाली यहाँ पर बता दिया कैपिटल एम स्मॉल एम है क्या चीज़। देखो ये फंक्शन हो गया, ये इसकी छोटी वैल्यू हो गई और ये इसकी बड़ी वैल्यू, तो ये हो गया सुप्रीमम, ये क्या हो गया
इन्फिमम। तो फंक्शन की छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू। अब फंक्शन किसी भी फंक्शन की अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू दे दी जाए तो समझ लो ना फंक्शन कैसा पढ़ा जाएगा, बाउंडेड। तो इसको बताना जरूरी था, स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या, तो बता दिया गया। ठीक, अगर बाउंडेड आप इतना लिख सकते हो ठीक डायरेक्ट, लेकिन इसमें स्मॉल एम कैपिटल एम के बारे में थोड़ा बताना जरूरी होता तो बताएगा। ठीक, इसलिए 2 लाइन ये वाली बढ़ाई गई। लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द लीस्ट अपर बाउंड, एल यू बी सुपरमम पढ़ते हैं। ठीक, और दूसरी वैल्यू पढ़ी जाती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो इन्फिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इन ए कॉमा बी। तो ये रहा स्मॉल एम कैपिटल एम, ये बाउंडेड का फार्मूला होता है। ठीक, पूरा कंप्लीट आप सीक्वेंस जब पढ़ोगे उसमें ठीक इसको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक, नाउ 2 केसेस अराइज, अगर ऐसा होता तो हम 2 केस यहाँ पर अराइज करते हैं। ठीक, तो 2 केस यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगर एम और बात एन वाली आती है ठीक, तो 2 ही केस बन सकते हैं, या तो एम स्मॉल एम कैपिटल एम के बराबर हो तब क्या कंडीशन लगेगी। ठीक, या फिर दोनों बराबर नहीं हो तब कंडीशन क्या होगी, तब यहाँ लिखेंगे। ठीक, नाउ 2 केसेस अराइज। तो इतना पहले समझ लो। ठीक, इतना नोट कर लो, फिर अगला स्टेप बताते हैं। ठीक, क्या होता है इसमें। तो लीस्ट अपर बाउंड को क्या पढ़ते हैं, बोलो सुपरमम, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या पढ़ते हैं, इन्फिमम। इतना याद रखना। ठीक, एल यू शॉर्ट फॉर्म हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं। ठीक, एल यू बी और जी एल बी, वरना नाम बहुत बड़े हो जाते हैं इसके। ठीक, लिखते समय तो इतना लिख लो, नोट कर लो, फिर अगला स्टेप बताते हैं। ठीक, कैसे लगे इसका। तो ये स्टेटमेंट में देखो मैंने ये चीज़ें गिवन में चल रही थी फंक्शन की, इसके साथ से हमें इतना प्रूवमेंट करना है। ठीक, तो अभी हमने खाली कंटिन्यूस फंक्शन दिया गया तो क्या समझा दिया बताओ कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो ये तो लाइन वही वाली आ गई थी स्टेटमेंट। ठीक, तो बाउंडेड होगा, अगर बाउंडेड है तो उसका ये रहा फार्मूला। इस फार्मूले में स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या चीज़ है उसके बाद ऊपर बता दिया गया कि कैपिटल एम का पढ़ा जाता है लीस्ट अपर बाउंड और स्मॉल एम का पढ़ा जाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब सुप्रीमम और इन्फिमम। ठीक, सिक्वेंस वाले चैप्टर पढ़ाया जाए तो उसमें इसको डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक, आगे देखें। ठीक, क्या तो ध्यान रखना। ठीक, एल यू बी का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड और जी एल का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक, इतना ध्यान रखना। आगे हम बता रहे हैं। ठीक, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या करा। ठीक, हमने क्या बताया था, अगर ये दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा, ये दोनों बराबर नहीं होता तभी हमने लिखा 2 केस अराइज। ठीक, केस फर्स्ट में लिखा जाएगा व्हेन एम और एन मतलब कैपिटल एम का मान मतलब सुपरमम और इन्फिमम अगर बराबर हो जाएंगे तब कंडीशन क्या ये वाली फॉलो हो जाएंगी। ठीक, तो देखिए पहले हम लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर व्हेन एम इजकल टू एन, जब एम और एन बराबर होंगे। अब आप समझो। ठीक, ध्यान दें, जब एम और एन बराबर होंगे तो एफ एक्स तो चल ही रहा है, इसका मतलब एफ एक्स मान दोनों के बराबर दिखा देना। ठीक, तो यहाँ लिखा जाए देन एफ एक्स बराबर कैपिटल एम इंटू कैपिटल एन। अब इतना देना, अगर कोई फंक्शन तुम्हें दिया जाए उसके 2 मान बराबर निकलते हैं तो नियम होता है अगर कोई फंक्शन दिया जाए उसके 2 मान बराबर निकलते तो फंक्शन कैसा पढ़ा जाता, कॉन्स्टेंट। ठीक, तो अगर कोई एक फंक्शन तुम्हें दिया जाए उसके 2 मान बराबर निकले तो फंक्शन कैसा होता है, बोलो कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे इस कंडीशन को देखकर, क्या लिखेंगे देखिए, इन दिस केस एफ एक्स इज कांस्टेंट। ध्यान देना। ठीक, अगर एफ एक्स मान एम चल रहा है और ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो अगर फंक्शन के मान ठीक बराबर आ रहे हैं तो हम लिखेंगे। ठीक, इन दिस केस एफ एक्स इज कांस्टेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स जो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में। तो अगर फंक्शन के दोनों मान बराबर आए। ठीक, मतलब सुप्रीमम और इन्फिमम अगर बराबर निकले इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा बताइए। किसी भी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू बराबर हो जाती है, दोनों बराबर आ रहे तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स वैल्यू बिलोंग करे ए कॉमा बी में। तो ये देखो हमने ये जो लाइनें 2 लिखी हैं। ठीक, ये लाइनें 2 हमने इसको देख के लिखी है। ठीक है, और कंडीशन हमने क्या बताई, अगर फंक्शन कांस्टेंट है बोलो तो कितना माना जाओ बताओ, तो लिखेंगे। ठीक, लेट का लिखना। ठीक, सही लिखा था, लिख लेना। दैट इज एफ एस क्या होगा बोलो, कांस्टेंट। अगर एफ एस कांस्टेंट है तो इसका मान लिया हमने कितना के, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो क्या माना जाए बोलो, एफ एक्स बराबर के, आप के लैम्डा म्यू जो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर आप समझो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर एक्स मान ए रखा क्योंकि एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी दिखा रहा और इंटरवल क्लोज है तो इसका एक्स मान ए हो सकता है, एक्स मान बी सकता है और एक्स मान जो भी मानोगे आप यहाँ रख सकते हो। तो सबसे पहले मानो एक्स बराबर ए रख दिया, यहाँ ए रखोगे देखो एफ ए अंदर क्या आएगा, के आएगा जी। एफ ए बराबर के, यहाँ बी रखोगे तब भी आएगा एफ बी बराबर की के। अगर आपने यहाँ पर ए रखा, देखना अगर ए रखा तो एफ ए बराबर के, देखो ये रहा। अगर हमने बी रखा तो एफ बी बराबर के, देखो ये रहा। इसका मतलब एफ ए बराबर एफ बी बराबर हम के लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई और मान रख लो। कुल मिला के ठीक, एक्स का मान ए पर भी कांस्टेंट होगा, एक्स मान बी पर भी कांस्टेंट होगा, साथ के अंदर जितनी वैल्यू होंगी सब पर फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो फिलहाल ये तो कंडीशन हो गई, लेकिन हमें तो ये वाला प्रूवमेंट दिखाना ना केस फर्स्ट में, एफ डैश सी बराबर। तो देखो कैसे, बहुत सरल चीज़ है। ठीक, अगर एफ एक्स बराबर के हो गया, के कांस्टेंट क्यों कहा गया बोलो, अगर फंक्शन के 2 वैल्यू बराबर होती है सुप्रीमम और इन्फिमम, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट मान लिया गया। चलिए ठीक,
अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, आंसर का कांस्टेंट का कितना बना दें 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए कमा बी। अब यहाँ पर मान चाहे जो भी हो, ठीक, कांस्टेंट का मान 0 आ रहा। अब ये 0 लिखा गया, देखो एक्स मान अब चाहे तुम यहाँ ए रख दो या एक्स मान बी रख दो या एक्स मान कुछ और भी रख दो, ठीक। तो आप देखोगे इस वाली वैल्यू में मान रखने पर हमेशा आंसर क्या आएगा बताइए 0 आएगा। तो हमें तो प्रूवमेंट अब ये वाला दिखाना, तुम कैसे दिखाएंगे बोलो। अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 आ जाता फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी, तो लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, तो एक पॉइंट और सी लेंगे हम। तो बहुत देखो ये वाली आ रही, ठीक, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक, ए पॉइंट सी बिलोंग टू ए कॉमा बी फॉर विच, ठीक है, सच दैट, देखो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू ए कॉमा बी। अगर हमने यहाँ पर सी रखा, बोलो सी रखा तो क्या आंसर आएगा बताओ, सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। तो हमें ये चीज़ दिखा दी गई मैंने, ठीक। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर एफ डैश सी हमारे पास क्या आ गया 0, और एफ ए बराबर एफ बी क्या हो गया बराबर हो गया। फंक्शन कैसा दे रखा है कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस दे रखा तो डिफरेंटेबल कंडीशन भी को फॉलो कर जाए, क्योंकि फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो वो डिफरेंटेबल भी होगा, ठीक। अच्छा आगे देखिए, तो समस्या यहाँ पर आती है कि अगर एफ डैश सी बराबर 0 आते थे तो हमने देखो इसको ग्राफ से थोड़ा समझा रखा, ठीक। कैसे देखिए ये हमने माना, ठीक, कितना एक्स एक्सेस, ये क्या मान लिया बताइए वाई एक्सेस। तो एक हमने लाइन ड्रा की ए बी करके, देखो फंक्शन अगर कांस्टेंट दिया गया है, ठीक, तो इसका मतलब होगा आपको सीधी लाइन मिलेगी, ठीक, बिल्कुल फंक्शन की। तो ये हमने कलर करके बता दी, ठीक। यहाँ पर ए और बी जो लाइन बनाई है, ठीक, इसको यहाँ से मिला दिया गया, ठीक। तो ये पड़ा गया एक्स बराबर ए की लाइन, इसको यहाँ से मिला दिया गया, ये पड़ा गया एक्स बराबर बी की लाइन, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई बी, बहुत ध्यान समझना, ठीक। एक ये लाइन हो गई हमारे पास, ठीक। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए दे रखी है, ठीक, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी बताइए। अगर हम यहाँ समझाते हैं आपको, ठीक, देखिए आपने पढ़ा होगा, ठीक, y बराबर फंक्शन कितना होता है बताइए एफ एक्स। अगर हम x बराबर a रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा बताइए f और a। तो x मान तो a हो गया, ठीक। तो y का मान क्या पड़ा गया बताइए f है, तो f लिखा और f बराबर k लिख दिया इसलिए क्योंकि k चल रहा था, ठीक। ऐसे यहाँ देखो x बराबर क्या रखा गया b, तो x का मान जब b रखेंगे तो y का मान कितना आएगा बताइए। x मान a रखा, x मान b रखने, y का मान क्या आएगा एफ बी। तो अगर ये दूरी यहाँ पर b है x की, तो ये दूरी क्या पड़ी एफ बी, और ये भी क्या चले k के बराबर। तो समझो मान लो, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लो k का मान मान लो आपने, ठीक, ठीक 3 मान लिया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 3 हो गई, ये भी दूरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, या 4 जो भी मान लो, ठीक। मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी बराबर। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी बोलो बिल्कुल सीधी, क्योंकि फंक्शन के में ए और बी पर मान क्या चल रहा बराबर, तो फंक्शन में एक सीधी लाइन मिलेगी। अब बात आती है ये वाला स्टेप कैसे समझाओगे, ठीक। तो हमने क्या मान लिया, देखो इस ए, क्योंकि बात आती है ना यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, तो मैं ये वाली कंडीशन समझानी, ठीक। सी का मान ए और बी को छोड़ दो, ना ए लो ना बी लो, ठीक। इसके बाद के कोई पॉइंट ले लो, तो हम लिखेंगे देखो देन देयर इज ए पॉइंट सी बिलोंग टू ए कॉमा बी। तो देखो ए और बी के बीच में एक पॉइंट हमने क्या लिखा सी, अगर ये पॉइंट हमने सी लिखा, ठीक, यहाँ पर ध्यान है, ठीक। तो इसको जब यहाँ से मिलाया जाएगा तो ये फार्मूला क्या पड़ा जाएगा बताइए, ये पड़ा जाएगा एफ सी। अगर ये सी है तो एफ सी, या उसका डिफ्रेंशिएशन वाली बात आती है यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या चल रही है बताइए, यहाँ पर 0 चल रही है, तो यहाँ सी रखो तो आंसर क्या आएगा एफ डैश सी बराबर 0। कुल मिला के, ठीक, एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी, सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगा कांस्टेंट का 0। तो इसका मतलब एक लाइन आपको मिलेगी जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी। कब होगी सीधी लाइन बोलो, जब सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या होंगे बराबर। तो एफ डैश सी 0 आ गया, फंक्शन की कंडीशन चल रही थी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, और ये तो दे रखा, ठीक, एग्जिस्ट कर रहा, ठीक। उसके बाद देखिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये ग्राफ से बता दिया, ठीक, मैंने थोड़ा समझा दिया, ठीक, ध्यान समझ लेना इसको। तो लिखेंगे हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड इन दिस केस, मतलब इस केस के लिए थ्योरम का प्रूवमेंट आपका हो गया। अभी इसका एक पार्ट लगा है, अब इसका दूसरा पार्ट भी लगेगा, जब m और n बराबर नहीं हुए तब क्या होगा। तो ध्यान से समझना, ठीक। स्टेप क्या बताया मैंने बोलो, ये ग्राफ अगर बनाओ तो ठीक, ना बनाओ तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। बना दो थोड़ा, ठीक, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक, फिगर में। तो ये लाइन दिखा दी गई, ठीक। अगर लाइन में फंक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक, तो आपको हमेशा एक सीधी लाइन मिलेगी। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आपको एक लाइन जिस पॉइंट पर, ठीक, डिफरेंस 0 नहीं होगा तो समझो वहाँ से कर्व आपका मुड़ जाएगा, ठीक। बनाएंगे अगली फिगर, ठीक। अभी फिर से एक बार हो, फिलहाल ये है आपका केस फर्स्ट, जब m और n बराबर होगा तब भी आपकी कंडीशन इस कंडीशन को फॉलो करेगी। तो रोल थ्योरम की ये वाला पार्ट इस केस के लिए तो फिलहाल, ठीक, सेटिस्फाई हो रहा है। अगला पार्ट देखिए, ठीक, क्या कहता है। चलिए इस केस सेकंड अभी हम बताएंगे, ठीक, थोड़ी देर में। इसको नोट कर लो इतना ध्यान से।
तो ध्यान दें, ठीक, ये स्टेटमेंट को आपको याद करना पड़ेगा। जब ये पूछा जाता तो ऐसे लिखता है स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम। तो ये ना सोना कि स्टेटमेंट वहाँ लिख के आएगा, स्टेटमेंट आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये 3 कंडीशन याद होनी चाहिए। उसके बाद इसका प्रूवमेंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख कर याद करना पड़े, ठीक। तो ये इसके लिखने का तरीका बता दिया मैंने, ठीक। ऐसे लिखा जाए केस फर्स्ट। अब केस सेकंड जब देखेंगे, जब m और n बराबर नहीं आगे तब क्या कर सकते हैं, ठीक। तो इसे नोट कर लो, फिर हम बताते हैं, ठीक, अगला पार्ट इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। सेकंड केस हमने बताया था, ठीक। रोल्स थ्योरम का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमने यहाँ पर क्या दिखाया जाए, ठीक। देखिए सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे केस सेकंड में व्हेन m नॉट इक्वल टू n, जब कैपिटल M और m, जब कैपिटल M का मान स्मॉल m के बराबर नहीं होगा, मतलब सुप्रीमम नॉट इक्वल टू इन्फिमम, तब कंडीशन क्या फॉलो करेगी, ठीक, रोल्स थ्योरम की, F+C बराबर 0 वाले, ठीक। देखिए व्हेन m नॉट इक्वल टू n, तो यहाँ पर जब m और n बराबर नहीं होंगे तब देखो कंडीशन क्या लगती है। यहाँ लिखा जाएगा इन दिस केस आइदर m और स्मॉल m, मतलब आइदर कैपिटल M और स्मॉल m विल बी डिफरेंट फ्रॉम FA। मतलब यहाँ पर अगर ये दोनों वैल्यू देखो पहले बराबर था तो आप देखोगे, ठीक, FA का मान और FB का मान कैपिटल M बराबर स्मॉल m के बन गया था। लेकिन अगर बराबर नहीं तो हम लिखेंगे, ठीक, इन दिस केस आइदर कैपिटल M और स्मॉल m विल बी डिफरेंट फ्रॉम FA विच इज इक्वल टू FB, क्योंकि ये जो कंडीशन गिवन है अगर ये दोनों बराबर नहीं तो यहाँ पर मानेंगे इस केस में कि कैपिटल M और R स्मॉल m इन दोनों में से कोई एक मान FA के बराबर जरूर होगा, ठीक है, कोई एक मान FA के बराबर जरूर होगा। तो लेकिन यहाँ पर FA बराबर FB के दोनों कंडीशन गिवन चल रही, ठीक। तो यहाँ लिखा जाएगा इन दिस केस आइदर कैपिटल M और स्मॉल m विल बी डिफरेंट फ्रॉम FA विच इज इक्वल टू FA, क्योंकि ये चीज़ गिवन में तो इसको हमने लिखा, ठीक, दैट इज में FA बराबर है। ज़रा ध्यान देना, ठीक, ये लाइन गिवन में और अगर ये कंडीशन ये फॉलो करे तो हम मानेंगे, ठीक। लेट अस अज्यूम दैट, देखो यहाँ पर भी 2 पार्ट लगेंगे, ठीक। अब पहले हमने माना लेट अस अज्यूम दैट, क्या मान लिया कि कैपिटल M नॉट इक्वल टू FA, कि कैपिटल M FA के बराबर नहीं है। तो ये चीज़ ऊपर वाली, ठीक, कंडीशन को समझा रहा, ठीक है, कि कैपिटल M अगर मान लिया जाए FA के बराबर नहीं है और FA को हटाकर हम FB लिख सकते हैं। इसका क्या थे वो शो करता बताइए। ये जो कंडीशन दे रखी है ये लिखाई जाएगी गिव इम्प्लाई दैट, देखो कि जब कैपिटल M FA के बराबर नहीं है हमने मान लिया, दूसरे केस में हम स्मॉल m मान लेंगे FA के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख रखा है डिफरेंट फ्रॉम FA, ठीक है। तो अगर माने कि कैपिटल M FA के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M FB के बराबर नहीं होगा, क्योंकि FA बराबर FB दे रखा, आपने यहाँ पर A हटाकर क्या लिख दिया, FB लिख दिया। तो ये तो आपकी बस कंडीशन हो गई, ठीक। लेट अस अज्यूम दैट इतना मान आ गया। अब देखो, ठीक, तो अगर आपने ये मान लिया इतना तो किसी दूसरे के तो बराबर होगा ये, ठीक, क्योंकि जब तक बराबर नहीं होगा सवाल नहीं लगे, ठीक। तो यहाँ लिखा जाए देन स्मॉल m बराबर किसका मान ले बोलो, FA। तो FA का मान या तो कैपिटल M के बराबर मानो या फिर स्मॉल m के बराबर मानो, किसी एक के बराबर, यही तो करता, ठीक। इन दिस केस आइदर कैपिटल M और स्मॉल m विल बी डिफरेंट फ्रॉम FA। तो हमने मान लिया कि कैपिटल M का मान FA के बराबर नहीं, तो स्मॉल m का मान तो FA के बराबर होगा, ठीक। चलिए देखिए, अगर हम स्मॉल m का मान FA के बराबर मान लें, ठीक, और FA नॉट इक्वल टू FM ये लिखा हुआ, ध्यान देना, इसका मतलब है कि कैपिटल M और स्मॉल m बराबर नहीं होंगे, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है इसमें भी, ठीक, देखा जाए तो। अगर तुम आगे बढ़ते, ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, गिव इम्प्लाई दैट स्मॉल m अगर FA बराबर माना गया, क्योंकि कैपिटल M अगर FA के बराबर नहीं है, ध्यान रखना, अगर कैपिटल M FA के बराबर नहीं है दोबारा इसका उल्टा भी प्रूवमेंट होगा अभी, ठीक, वो सिमिलरली वाला पार्ट लगा देंगे, ठीक। अगर कैपिटल M FA के बराबर नहीं है तो कैपिटल M FB के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि FA बराबर FB दे रखा, तो ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी, फिर से समझ लो, ठीक। अगर कैपिटल M FA के बराबर नहीं है तो कैपिटल M FB के भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि FA बराबर FB दे रखा है, पहला स्टेप। अब देखो तो क्या होगा, देन स्मॉल m का मान तो FA के बराबर होगा, ठीक, उस केस में। तो अगर स्मॉल m FA के बराबर हुआ तो ये इसके बराबर नहीं दे रखा है, यहाँ पे FA नॉट इक्वल टू FA, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक। अब हम FA को हटाकर FB लिख देंगे, ठीक। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता हमारा कि M का मान FB के बराबर होगा। जब स्मॉल m FA के बराबर हुआ तो जाहिर बात स्मॉल m FB के बराबर होगा, ठीक, और ये भी कैपिटल M के बराबर नहीं होगा, कंडीशन यहाँ से लिखी, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, देखो अब समझाते हैं, ठीक। यहाँ पर बिहेव एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फार्मूला होता है, ठीक, आपने पढ़ा होगा, ठीक। बिहेव एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल, ठीक, अटेंड्स इट्स सुप्रीमम। अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, ठीक, तो उसका एक सुप्रीमम जरूर होगा, डेफिनेशन होती है, ठीक, इसकी थ्योरम भी है, ठीक। आ गया, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल अटेंड्स इट सुप्रीमम। तो हम ये बताना चाहते हैं अगर कोई क्लोज इंटरवल दे रखा तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या निकल आएगी, ठीक।
तो हम लिखेंगे ठीक, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी इन ए कॉमा बी, मतलब एक ऐसा मान सी होगा जो ए और बी में होगा, वो ए भी हो सकता है बी हो सकता है। देखेंगे ठीक कंडीशन, अभी इसके हमने ऐसे लिखा ए कॉमा बी, तो सच दैट एफ सी बराबर क्या मान लिया एम, क्योंकि सुपरमैम को हमने पहले ही लिख रखा, क्या माना गया कैपिटल एम, तो यहाँ लिखा हमने एफ सी बराबर एम। तो यह माना गया कि ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा मान होगा जो फंक्शन में रखने पर कैपिटल एम के बराबर हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि ये कंटिन्यूस दे रखा बाउंडेड होगा तो उसके सबसे बड़ी वैल्यू दिखा देगी। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमें एक प्रूवमेंट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक, डेरिवेटिव के लिए। देखो कैसे यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, आल्सो देखो यहाँ पर माना गया, ठीक, इस कंडीशन ध्यान, ठीक, बी हैव एवरी कंटिन्यूस फंक्शन आन ए क्लोज इंटरवल अटेंड्स इट्स सुप्रीमम, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, ठीक, ए रियल नंबर सी इन ए कॉमा बी सच दैट एफ सी बराबर क्या मान लिया गया कैपिटल एम। तो एक सबसे बड़ी वैल्यू मानी गई फंक्शन की कैपिटल एम जो सी पर मिलेगी हमें। ठीक, देखिए आल्सो, अब इसको उठाओ, ठीक, हाँ सिस्टम बहुत ध्यान रखना, ये जो चीज़ समझाई जा रही है यही मेन चीज़ मैं समझनी, ठीक है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, इतना, ठीक, समझो बहुत ध्यान। ठीक, देखिए एफ सी बराबर हमने क्या लिखा, बोलो एफ एम। अब बताओ ये कहाँ से लिखा, ये तो यहीं से लिख दिया कि एफ सी बराबर एम, और कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ ए कहाँ से लिखा, ये लिखा हुआ देखिए, कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब ये चीज़ तो यहाँ देख लिखी गई, और कैपिटल एम बराबर नहीं है एफ ए, वो हमने यहाँ देख लिख लिया। अब देखा क्या, ठीक, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसको हटा देना तो कैपिटल सी, सॉरी, फंक्शन एफ सी नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं फंक्शन एफ ए, फंक्शन एफ सी नॉट इक्वल टू फंक्शन एफ ए। तो क्या करेंगे, तो अगर जब ये दोनों फंक्शन बराबर नहीं है तो सी और ए बराबर नहीं होगा, मतलब सी का मान ए नहीं हो सकता है। ठीक है, बताइए, सी का मान ए नहीं होगा तो फिर क्या होगा सी का मान। ठीक, देखिए फिर दोबारा फिर लिखेंगे, ठीक, अगेन में एफ सी बराबर एम, फिर लिखा, और एम नॉट इक्वल टू एफ बी हमने यहाँ देख लिखा, एम नॉट इक्वल टू एफ बी, देखिए ये वाला स्टेप लिखा। अब दोबारा समझाया, ठीक, मैंने एफ सी और नॉट इक्वल टू एफ बी, तो यहाँ से एफ हटा दिया, ठीक, फिर से क्या बना सी नॉट इक्वल टू बी, मतलब अगर फंक्शन बराबर नहीं है तो पॉइंट भी बराबर नहीं होंगे। तो ये आप इसको समझो, ठीक, ध्यान दे। तो आपने क्या देखा कि एफ सी और एफ बी, अगर सी का मान ए नहीं है, यहाँ से क्या नहीं सुना, बोलो सी का मान बी नहीं, तो सी का मान कितना होगा। तो जाहिर बात है जब सी का मान हमने इन ए कॉमा बी लिख दिया है तो सी का मान इसके अंदर हमने बता दिया कॉमा बी के अंदर लाए, तो बाय फॉर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, ठीक, लेकिन सी जो है ए भी नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन में ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से, ठीक, अगर मिला दिया जाए, ठीक, तब तो देखो क्या बना, ठीक, देयरफॉर सी की वैल्यू ए के बराबर नहीं, समझो, ठीक है, सी की वैल्यू बी के बराबर नहीं, ये दो स्टेप लिखे, तो भैया सी का मान किसके बराबर होगा, लेकिन अब ये किसके बराबर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म हो जाएगा कि सी बिलोंग करेगा किसमें, ए कॉमा बी में। अब सी ए नहीं है सी बी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सी बिलोंग टू ए कॉमा बी। तो वो वाला स्टेप हमने बताया, ठीक, रोल थ्योरम का थर्ड वाला पार्ट जो था, ठीक, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग टू ए कॉमा बी, तो इसका प्रूवमेंट बताना जरूरी था तो बता दिया गया। ठीक, तो इतना आप, ठीक, ध्यान समझ लो इसको, ठीक, फिर से बता दें आगे, ठीक, ग्राफ से बनेगा आगे, ठीक, पूरा प्रूवमेंट। तो देखो, ठीक, फिर से जब एम और एन बराबर नहीं होंगे तो एक नियम होता है कि अगर एम बराबर नहीं होंगे तो कोई एक मान एफ ए के बराबर जरूर होगा, कोई एक मान, तो भी लिखेंगे इन दिस केस आइदर एम आर कैपिटल एम आर स्मॉल एम विल बी डिफरेंट फ्रॉम एफ ए विच इज इक्वल टू एफ बी, जो एफ ए बराबर एफ बी दे रखा पहले से, ठीक, तो ये हमने लिख दिया। माना मैंने, ठीक, ऐसा कि कैपिटल एम बराबर एफ ए नहीं है तो कैपिटल एम एफ बी के बराबर नहीं होगा, भाई ए और बी बराबर चले फंक्शन में। तो अगर ये मैंने माना तो इसका उल्टा मानो, ठीक, क्या लिखेंगे, देन स्मॉल एम तो एफ ए बराबर हो जाएगा, तो स्मॉल एम एफ ए बराबर हो जाएगी, लेकिन स्मॉल एम एफ ए बराबर, तो एफ ए खुद कैपिटल एम के बराबर नहीं है, ठीक, तो हम इसी जगह लिख सकते हैं कि स्मॉल एम एफ बी के भी बराबर होगा क्योंकि एफ ए बराबर भी चल रहा पहले, तो स्मॉल एम कैपिटल एम के बराबर यहाँ भी नहीं होगा, मतलब एम नॉट इक्वल टू एम यहाँ भी मिल रहा है, एम नॉट इक्वल टू एम हमें यहाँ भी मिल रहा है, कंडीशन समझो, ठीक, ध्यान से। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता तो उसका सुपरमम भी होगा एक, तो ये हमने मान लिया सुपरमम कितना, बोलो कैपिटल एम। अब फिर हमने इस चीज़ को इस फार्मूले का यूज करके, इनका यूज करके, ठीक, हमने ये वाले बता दिया रिलेशन, फिर इस फार्मूले का यूज करके और इसका रिलेशन का यूज करके हमने बता दिया वाला फार्मूला। तो देखो कैसे समझाते, एक बार और बता दें आपको, ठीक, एफ सी बराबर कैपिटल एम लिखा गया, ये यहाँ से देखकर कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ ए, आप जाना कि आप यहाँ समझ सकते हो, ठीक, कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ ए, तो इन दोनों को टेक किया गया, ठीक, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, अगर फंक्शन बराबर नहीं तो पॉइंट भी बराबर नहीं होंगे, आप यहाँ लिखेंगे सी नॉट इक्वल टू ए, ठीक। इसी तरीके से एफ सी बराबर क्या लिखा, बोलो कैपिटल एम, ये वाला स्टेप उठा लिया, और कैपिटल एम नॉट इक्वल टू क्या लिखा, एफ बी यहाँ देख लिखा, ठीक, और यहाँ भी लिखा हमने एफ सी नॉट इक्वल टू एफ बी, तो सी बी के बराबर नहीं। अब क्या होगा, देखो निष्कर्ष क्या निकलता है दोनों से, सी नॉट इक्वल टू ए, सी नॉट इक्वल टू बी, सी ए और बी के
बराबर नहीं तो सी किस में लाई करेगा, बोलो सी ए और बी के बीच लाई करेगा। ए नहीं होगा ना बी होगा, तो ओपन, तो जो क्लोज इंटरवल बदल के किस में बन गया, ओपन इंटरवल में। ठीक चलिए ठीक। नाउ कैपिटल एम को हमने क्या माना, बोलो कैपिटल एम इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन ए कॉमा बी, दैट इज एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एम होगी। ठीक, ये तो कंडीशन लिख दी, इससे कोई मतलब नहीं, अब लिखो तो भी ठीक, ना लिखो कोई भी ठीक, फिलहाल ये लिख दिया। ठीक, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी। अच्छा सुपरमम वाली बात आती है। ठीक, हमने एफ सी को क्या माना, बोलो सुपरमम। ठीक, तो जो कैपिटल एम बना हुआ, ठीक, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, एफ सी बराबर वैल्यू क्या मानी गई बताइए, कैपिटल एम, ये वैल्यू ठीक इतनी थी, इज द सुपरमम। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, कैपिटल एफ सी बराबर कैपिटल एम इज द सुपरमम ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पर कैपिटल एम लिख लो चाहे एफ सी लिख लो, एक ही बात है। ठीक, फंक्शन में। अच्छा इसमें जो ग्राफ बनाया जाएगा, ठीक, उसको समझो बहुत ध्यान से। ठीक, कैसे, ये हमने एक्स बना दिया, ठीक, ये वाई बना, कोई कर्व लिया, ठीक, ऐसे करके। अब कर्व जो लिया जाए, क्योंकि पहले एम और एन बराबर चल रहे थे, तो हमने कर्व की लाइन ए बी वाली सीधी बना दी। ठीक, अब कर्व पर कहीं पर मानो ए, कहीं आप यहाँ पर भी मान सकते हो, यहाँ मान सकते, कहीं मान सकते हो। ठीक, आपने ए और बी माना गया। ठीक, क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी। ठीक, कंडीशन यहाँ पर, क्योंकि एफ ए का मान अगर एम दे रखा तो एफ बी का मान एम कैपिटल एम नहीं है। ठीक, तो हमने ए बी दो पॉइंट माने। ठीक, कहीं पर भी इसको इससे मिला दिया तो ये एक्स बराबर ए पड़ा जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या पड़ जाएगा, एफ ए। इसको इससे मिला दिया, ठीक, तो ये डिस्टेंस बी पड़ी जाएगी, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर एफ बी, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, एफ और बी। अब बात आती है इसके सुपरमम वाली बात आती है ना, देखो बात आती है सुपरमम की, जो हमने माना यहाँ पर, तो इस कर्व का एक हाईएस्ट पॉइंट लिया मैंने। ठीक, कहाँ पर, ये इस कर्व का एक हाईएस्ट पॉइंट, उसको हमने लिखा एफ और सी करके, इसी को हमने माना सुपरमम। ठीक, यहाँ पर है, तो यहाँ एफ सी हमने बता दिया क्या है, सुपरमम, ये सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक, अगर ये बड़ी वैल्यू अब समझो। ठीक, यहाँ पर अगर जो एक्स बराबर ए तो जो एफ ए पड़ा गया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्स बराबर सी, तो ये डिस्टेंस क्या पड़ी जाएगी बताइए, एफ सी। अब ये इंटरवल हमने माना एच, यहाँ से यहाँ तक की दूर, मतलब ये इक्वल इंटरवल माना जाएगा दोनों तरफ, एक इंटरवल बनाना पड़ता है। ठीक, समझाने के लिए। ठीक, देखो फार्मूला बनेगा इसका, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा, एक्स बराबर क्या पड़ा जाएगा, सी माइनस एच का। इसके इधर देखो राइट में, तो क्या पड़ा जाएगा, एक्स बराबर सी प्लस एच का। तो भाई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, एफ के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर ये एक्स बराबर सी है तो हमने एफ सी लिखा, तो जो एक्स बराबर सी माइनस एच है तो पड़ा जाएगा एफ सी माइनस एच, और जो एक्स बराबर सी प्लस एच है, ठीक, तो ये क्या पड़ा जाएगा, एफ सी प्लस एच। ध्यान समझना। ठीक, स्टेप तो फिगर में बस इतना ही है। ठीक, इसमें फिगर के हिसाब से हमें प्रूवमेंट करना है एफ सी बराबर जीरो का, कैसे करते हैं आप देखेंगे। ठीक, ध्यान से, तो ज़्यादा थ्योरी ना लिखना है इसके अंदर। ठीक, वरना खिचड़ी पक जाती है इसके अंदर अच्छी खासी। तो फिगर सफिशेंट है। ठीक, इतनी समझ में आ गई। ठीक, यहाँ पर अगर एफ एक्स बराबर सी लिखा गया, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये सबसे बड़ी डिस्टेंस पड़ी जाएगी एफ सी। ये उसके मुकाबले दोनों डिस्टेंस क्या हैं, छोटी हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ी इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये सुप्रीमम है, मतलब इस फिगर में सबसे बड़ी वर्टिकल लाइन यही है। अब ये लाइन दोनों इससे क्या है, बोलो छोटी है लाइन। ठीक, इसका यूज किया जाए। ठीक, अब देखिए कैसे, फिर से समझ लो। ठीक, यहाँ एक्स बराबर ए लिखा गया, ठीक, तो ये कंडीशन एफ ए बनी, यहाँ वी लिखा है तो ये कंडीशन एफ वी बनी, यहाँ सी लिखा गया तो ये एफ सी बन गया। ठीक, यहाँ एक्स बराबर सी माइनस एच है तो ये एफ सी माइनस एच और इतना। तो हम पहले फिगर में देखेंगे। ठीक, फ्रॉम फिगर से ठीक डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, देखो कैसे, ज़्यादा थ्योरी निकला वरना बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक, अब फ्रॉम फिगर देखो। ठीक, हम समझाते हैं। देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन तुम्हारी कहाँ तक जा सकती, एफ सी माइनस एच की वैल्यू अगर हम इस लाइन को यहाँ तक मिलाएं तो इससे बड़ी लाइन तो मिल ही नहीं पाएगी फिर। तो इसका मतलब इसका जो मान होगा या तो इसके बराबर तक पहुंचेगी या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर से समझो। ठीक, इस वाली डिस्टेंस का मान, ठीक है, इस वाली डिस्टेंस से या तो बराबर होगा या कम होगा। तो हम लिखेंगे देखो एफ सी माइनस एच, ये भी डिस्टेंस है। ठीक, एफ सी माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ सी, क्योंकि ये सबसे बड़ी डिस्टेंस यही है। ठीक, एफ सी, तो ये बाकी डिस्टेंस क्या उससे छोटी हो गई। ठीक, अब आगे समझो इसको कैसे बताया मैंने, इसको इधर लाए। ठीक, माइनस आ जाएगा, लेस देन जीरो, इसको इधर लाए। ठीक, लेस देन जीरो। अब इसको एच से डिवाइड कर दिया। ठीक, निशान तो यही रहेगा, एच को डिवाइड, तो एच बताया एच है क्या चीज़, वेर एच इज वेरी स्मॉल इंटरवल है। अगर हम इस वाले फंक्शन में, ठीक ध्यान, अगर इस वाले फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो निशान चेंज हो जाएगा। ठीक, वो देखो कैसे, जैसे मान लो हम आपसे ये कहें, ठीक, कि 3 की जो वैल्यू है वो गर्दन कितना 2 है, और अगर हम लिखें -3 तो लेस देन निशान बदलना पड़ जाता। ठीक, ध्यान देना, निशान बदलना पड़ जाता माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ तो ये सही चल रहा है। ठीक, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो माइनस हमने ऐसे यहाँ लगा दिया। ठीक, और निशान पहले था कितना, वो लेस देन, और ये बन गया ग्रेटर देन। ठीक, अब इसमें लिमिट लगा दी गई, इधर लिमिट लगाओ उधर लिमिट लगाने कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब लिमिट इधर लगाओ। ठीक, जिसमें चला, तो आप देखो ये फार्मूला बना हुआ। ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव का,
तो राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि माइनस एस चला ना, तो यहाँ लिखा जाएगा ठीक एल एफ डैश सी का फार्मूला क्या होता है, देखो एल एफ डैश सी का फार्मूला होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और नीचे माइनस एच। इस टोटल की वैल्यू हमने लिखी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के साथ, ठीक, तो ये बन गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी को पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी, या ना लिखो चलो ठीक, इतना ही होता है। तो ये फार्मूला हो गया तुम्हारा ठीक एल एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें राइट वाला फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो देखो हम इसको थोड़ा यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब स्टेप दूसरा, तो इसे समझ लो बहुत ध्यान से, ठीक। इसको 2-3 बार ट्राई करना तब ये लग पाएगी पेपर में, ठीक। मतलब इसको आप यहाँ से जो समझाया गया, ठीक, इसको भी समझो, ठीक, 1-2 बार, और फिर बगैर देखे लिखने की कोशिश करना, ठीक। तब एग्जाम में आप लिख पाएंगे इसको, ठीक। ध्यान से कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक। कंप्लीट है इसका प्रूवमेंट, डिटेल में बताएगा थोड़ा सा, ठीक। तो इससे हटा रहे, ठीक। अगला पार्ट देखिए, ठीक। फिगर से दूसरा पार्ट, ठीक। इसका लिखेंगे हम इस तरीके से, ठीक। स्टेप समझा बहुत ध्यान से, ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसे हटा रहे, ठीक। यहाँ लिखते हैं सेकंड पार्ट, ठीक। देखिए क्या है फिगर वाले कंसेप्ट, यहाँ लिखेंगे एफ सी प्लस एच। अब देखो ये वाली डिस्टेंस अगर इसको इधर लाओगे तो ये तो सबसे बड़ी डिस्टेंस है, तो इसका मान भी तो इसके बराबर या इससे कम होगा, मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। तो इसकी जब इससे कंपेयर की जाएगी तो एफ सी प्लस एच का मान भी लेस देन इक्वल टू क्या दिखाएगा, एफ सी। इसको इधर लाओ, एफ सी प्लस एच, ठीक, माइनस का एफ सी लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 0। एच से डिवाइड करो, एच से डिवाइड करो, ठीक। एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और नीचे आएगा एच और लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करना माइनस, ठीक। उसकी वजह बता दें, ठीक। क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस एच था, तभी माइनस एच से मल्टीप्लाई की ताकि फार्मूला बन जाए, ठीक। अब ये फार्मूला बनाया, ठीक। इसमें क्या काम करना, तुम्हें लिमिट लगानी बस है। लिमिट लगाएंगे एच टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी और नीचे क्या चल रहा है बताइए, एच, ठीक हो गया, और निशान लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर आप देखा जाए तो ये बना फार्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का, किसका बन गया, तो इसको लिख सकते हैं आर एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक हो गया। इसे बात बंद कर देना और लिख देना इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या पढ़ा जाता है बताइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म, ठीक, ऐसे करके, ठीक, आर एच डी और एल एच डी करके। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की सहायता देखो आगे हम क्या लिखेंगे। पहले इतना नोट कर लो, ठीक। यह वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। बिल्कुल फिगर से पहले इस मतलब इस डिस्टेंस इससे कंपेयर की गई तब एक आंसर ये आया, अब इस डिस्टेंस इससे कंपेयर की तब दूसरा आंसर आया। इन दोनों को कंबाइन करना, ठीक। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2 से, इतना लिखो फिर आगे बताते हैं, ठीक। देखो अब इसे हम हटा रहे फिगर, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा जाएगा फ्रॉम, क्या लिखें बोलो, फर्स्ट एंड सेकंड। आपने क्या देखा, ठीक, एल एफ डैश सी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर आर एफ डैश सी का मान लेस देन इक्वल टू 0। अब यही मान, ठीक, ग्रेटर देन 0, यही मान लेस देन 0 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये दोनों मान कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे, ठीक, गिव इम्प्लाई दैट आर एफ डैश सी, ठीक है, बराबर हो जाएगा एल एफ डैश सी और बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो हमने बहुत पहले जो न्यूमेरिकल बताए थे हमने कि जब आर की वैल्यू और एल की वैल्यू मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड बराबर हो जाते हैं तो आर एल हटा देते हैं, ठीक। क्या लिखा जाए, गिव इम्प्लाई दैट एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0 फॉर एवरी, ठीक, या वेयर, ठीक। जो सी का मान है वो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी, ये पहले प्रूवमेंट कर चुके हैं, ठीक। सी का मान ए बी के बीच बिलोंग करेगा। तो यह आपका प्रूवमेंट हो गया कंप्लीट, ठीक। इतना लिखो फिर आगे बताते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर जो कंडीशन टेक की थी, लेट अस अज्यूम दैट में ये वाला पार्ट, तो हमने जब कैपिटल एम को स्मॉल एम के ए के बराबर नहीं माना और स्मॉल एम को मान लिया एफ ए के बराबर, तब प्रूवमेंट हमारा इतना आया। सिमिलरली करके दूसरा पार्ट भी आप ऐसे लगाना नहीं, खाली एक बार लिखा जाए, देखो सिमिलरली करके, ठीक। बताते कैसे, देखिए यहीं पर, ठीक, कंप्लीट हम इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे, ठीक। अब सिमिलरली अब ये वाला पार्ट तुम्हें सिमिलरली वाला लगाना नहीं, कम बनना, इतना ही फिर लिखना पड़ जाएगा, ठीक, सिमिलरली में, ठीक। देखिए क्या होगा, लेट करेंगे, ठीक, स्मॉल एम
ये थे कैपिटल एम था, हमने क्या लिखा स्मॉल एम, नॉट इजिकल टू एफ ए। बोलो, हमने कहा अगर हम कैपिटल एम मानेंगे, ठीक, एफ ए के बराबर नहीं, तब तो प्रूवमेंट ये वाला होगा, ठीक। अगर देखा जाए इसी से रिजल्ट ये भी निकल आएगा कितना, कि स्मॉल एम बराबर नहीं होगा किसके, बताइए, एफ ए के। तो गिव इम्प्लाइज दैट, ठीक, क्या निकलता रिजल्ट होता है इससे, देन तब आप लिखेंगे कैपिटल एम, भाई स्मॉल एम बराबर एफ ए का नहीं है तो क्या होगा बताइए, उस केस में कैपिटल एम तो बराबर हो जाएगा एफ ए के, और एफ ए खुद बराबर नहीं किसके, स्मॉल एम के है। तो गिव इम्प्लाइज दैट, इससे क्या निकलता है कि कैपिटल एम खुद बराबर नहीं, कैपिटल एम बराबर नहीं होगा एफ बी के, क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी चला, ठीक, और ये बराबर नहीं होगा किसके, स्मॉल एम के। तो यही दो चीज़ें हमने फिर से यहाँ पर रिपीट की है, ठीक। आप यहाँ पर समझाते हैं एक बार और हम सही से लिख लेते ना, फिर बताते हैं, ठीक है। देखिए ये स्मॉल एम बना हुआ, ठीक है, मतलब ये दो लाइन है, इसी को रिवर्स करके लिखना, ठीक। जहाँ पर स्मॉल एम है वहाँ कैपिटल एम लिख देना, जहाँ कैपिटल एम है वहाँ स्मॉल एम लिख देना, ये सिमिलरली वाली कंडीशन है। अब इसको लेके कंप्लीट प्रूवमेंट नहीं करना, ठीक, अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए स्मॉल एम की वैल्यू, ठीक, क्या देखिए एफ ए के बराबर नहीं है, और स्मॉल एम की वैल्यू एफ बी के बराबर नहीं होगा, तो अब कैपिटल एम का मान किसका बराबर होगा, तो ये हम थोड़ा सा ही गलत सही करते नहीं, कैपिटल एम का मान क्या हो जाएगा बताओ, एफ ए के बराबर, और ये तो कैपिटल ए का मान किसके बराबर होगा, एफ ए के बराबर, ठीक है। तो बस हमने क्या बताया, जो ये दो लाइनें इसमें बस हमें कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम लिखना, स्मॉल एम की जगह कैपिटल लिखना, जो कहते हुए लिखना, ठीक। अब लिखा जाएगा, ठीक, जब हमने सिमिलरली लिख ही दिया, ठीक, तो अब लिखा जाएगा, जब अगर ऐसा होगा, ठीक, इन दिस केस अब लिखेंगे, ठीक, इन इस केस पर भी, ठीक, इन दिस केस बी गेट, आपको क्या मिलेगा बताइए, एफ ड सी का आंसर 0 मिल जाएगा, ठीक हो गया। आगे वेयर, तो सी का मान जो होगा वो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी में। तो अब इसका फाइनल आंसर लिखना, ठीक, क्या लिखा जाएगा बोलो, हैंस एफ एक्स इज, ठीक, इज जो फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज, ठीक, कंटिन्यूअस, बस आखिरी आंसर लिखना, ठीक, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, ठीक, एंड डिफरेंटेबल, पूरी बात देखना, ठीक, ध्यान से, एंड डिफरेंटेबल इन ए कॉमा बी, ठीक है, आल्सो एंड लिखो, ठीक, सॉरी, एंड करके आप लिखेंगे एफ ए बराबर एफ बी, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक, ए पॉइंट सी इन ए कॉमा बी फार बीच, जिसके लिए, ठीक, क्या लिखो बताओ, एफ ड सी बराबर निकल गया 0। ये इतना सब कुछ आप ऐसे स्टेटमेंट फिर से लिखा गया, ठीक, ऐसे 0। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, फिर से हमने लिखा, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक, लिख दिया गया, और इसके बाद लिख देना यहाँ पर प्रूफ। तो इस तरीके से आपकी रोल्स थ्योरम प्रूवमेंट हुई, ठीक। तो यहाँ पर देखो वही पुरानी चीज़ लिखी, ठीक, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल में, डिफरेंटेबल होगा ए कॉमा बी में, और एफ ए बराबर एफ बी कंडीशन लेके चले थे, दे रखी थी गिवन, ठीक, देन दे मतलब कुल मिला के एफ ड सी का पार्ट में हर बार 0 दिखाना, ठीक। बाकी तो फंक्शन अगर कंटिन्यू हो जाए तो डिफरेंटेबल कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, ठीक। तो रोल्स थ्योरम कंप्लीट हो गया आपकी। तो चलिए, ठीक, आज देखिए रोल्स थ्योरम का जो प्रूवमेंट है थोड़ा लॉन्ग प्रूवमेंट है, ठीक, फिर बता रहे एक बार, ठीक, इसको बहुत ध्यान से, ठीक, 1-2 बार रीड कर लेना, और कम से कम 1-2 बार लिख के भी देख लेना बगैर देखे, तभी वहाँ पेपरों में आप इसको लिख पाएंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।